Class 12th, Chapter 1st, Electric Charge and Field. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब बहुत सारे चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स होता है जो कि बाकी सारे चार्जेस लगा रहे होते हैं, मान लो हमने एक बहुत बड़ा सिस्टम ऑफ चार्ज ले लिया, तो अब इस वाले चार्ज पे ये जो सारे फोर्स लग रहे हैं इन चार्जेस के कारण, ये टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा? इन सभी चार्जेस के फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इट मीन्स F1 इज इक्वल्स टू F2 प्लस F3 प्लस F4 और ये किसके इक्वल है? वेक्टर सम के इक्वल। तो हमें वेक्टर का साइन लगाना होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि जब नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट करेंगे तो जो टोटल फोर्स होता है किसी भी गिवन चार्ज पे वो बाकी सारे चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसको हम इसकी डेरिवेशन समझेंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आप कंसीडर करो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको कंसीडर करना है जिसमें Q1, Q2, Q3 अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस उसमें प्रेजेंट है। कितने? n नंबर ऑफ चार्जेस हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। कंसीडर करो एक आपका पॉइंट चार्ज है जिस पर हमें टोटल फोर्स को कैलकुलेट करना है। बाकी इसमें अदर चार्जेस हैं, एक है Q2, अनदर वन इज Q3। ये दोनों ही चार्जेस इस चार्ज से थोड़ी दूरी पे प्रेजेंट है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डॉटेड लाइन से। इसको हमने नाम दिया R13, मतलब चार्ज फर्स्ट से चार्ज 3 तक का जो डिफरेंस है उसे हम क्या नाम देंगे? R13। सिमिलरली यहाँ का हो जाएगा R12, मतलब Q1 से Q2 कितनी दूरी पे प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे R12। और इनका नॉर्मल रेडियस कितना रहेगा? इसका R1, इसका R3 एंड इसका R2। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है? Q3 चार्ज लगा रहा है और Q2 चार्ज लगा रहा है। तो इसका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है मतलब इन दोनों का जो टोटल फोर्स है उसका रिजल्टेंट जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलेंगे F1 और ये रहेगा हमारा F12 और ये रहेगा हमारा F13, ये रहेगा हमारा F12, क्योंकि ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो था आपका फोर्स, मतलब इसमें आपका जो टोटल फोर्स रहेगा Q1 पे लगने वाला वो किसके इक्वल रहेगा? F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। ये हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो हम इसको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके लिए जो इक्वेशन मिलेगी वो इसको आसानी से डिफाइन कर पाएगी। सबसे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि सिंपल सी बात है, इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में एक फोर्स डेवलप हुआ होगा और इस फोर्स को हम किसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। और सिंपली हमने इस सिस्टम में क्या क्या कंसीडर करा है? Q1, Q2, Q3 चार्जेस को कंसीडर करा है, और ये बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ 3 चार्जेस लिए हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, अप्रॉक्स में Qn चार्जेस हो सकते हैं। तो सिमिलरली इन पे लगने वाला फोर्स कौन सा रहेगा? Q1 चार्ज पे लगेगा F1 फोर्स। सेकेंड चार्ज जो फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है सेकेंड चार्ज, उसे हम बोलेंगे F12। सिमिलरली जो थर्ड चार्ज आपका चार्ज फर्स्ट पे जो फोर्स लगा रहा है उसे हम बोलेंगे F13। सिमिलरली Qn पे जो लगेगा वो कहलाएगा F1n। तो इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, और इनके जो रेडियस है उन्हें भी हम इनके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। Q1 का R1, Q2 का R2 एंड Q3 का R3। सिमिलरली Qn का हो जाएगा Rn।
ये रेडियस आपको इनके मेजरमेंट की कितनी दूरी पर प्रेजेंट है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि जो Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है। सो F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इसमें कितना है, R12 है। सिमिलरली जैसे कि हमने कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, यहाँ पर भी हम सुपरपोजिशन में क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर सम। तो इसमें हमें एक डायरेक्शन की भी जरूरत होगी, क्योंकि ये तो पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन को कौन डिफाइन करता है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, R12 कैप। ये था हमारा वेक्टर फॉर्म F12 के लिए। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, यहाँ पर ये क्या है, आपका फाइनल डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को आप किसकी मदद से निकाल सकते हो, अगर आप इसमें से, इट मीन्स R1 में से R2 को अगर आप माइनस कर दोगे तो इतना डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो आप R12 की जगह क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2। तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर डॉट R1 माइनस R2 कैप। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है। और हम यूनिट वेक्टर को कैसे ओपन करते हैं, R1 माइनस R2 एक यूनिट वेक्टर है, इसे हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये है हमारा वेक्टर और ये रहा उसका मैग्नीट्यूड। हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डॉट R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में ही है, डॉट R1 माइनस R2 का वेक्टर। क्लियर है, आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। ये क्या निकला हमारा, F12 निकला। सिमिलरली अब हम बात करेंगे F13 की। सिमिलरली F13 हम लिख सकते हैं, तो F13 कैसे लिखाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q3, क्योंकि एक चार्ज आपका Q1 है, दूसरा आपका क्या है, Q3 है, इससे डिफाइन हो रहा है ये। तो हम इसे लिखेंगे R13 का स्क्वायर डॉट R13 का कैप। तो इस तरह से आप सारे फोर्सेस निकाल सकते हो। तो हम इसमें आप अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन Q1 इज, तो टोटल फोर्स कितना रहेगा, F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर सो ऑन F1 एन वेक्टर। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, टोटल फोर्स रहेगा। तो हम इस टोटल फोर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, F1 is equals to F1 vector is equals to 1/4 pi epsilon naught dot Q1 Q2 upon R12 square dot R12 vector plus 1/4 pi epsilon naught dot Q1 Q3 upon R13 square dot R13 cap so on plus 1/4 pi epsilon naught dot Q1 Qn upon R1n का स्क्वायर डॉट R1n का कैप। क्लियर है, तो हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। तो आपको मिलेगा F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसमें हम Q1 भी कॉमन ले सकते हैं, तो डॉट Q1 बचा आपका Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर डॉट R12 का कैप प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर डॉट R13 का कैप सो ऑन प्लस Qn अपॉन R1n का स्क्वायर डॉट R1n का कैप। तो इस तरह से आप इस फोर्स को लिख सकते हो। और हम इसे लिख सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल में आप एक समीशन साइन का यूज़ करते हो, तो हम उसी साइन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आपको मिलेगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समीशन को हम इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एन हमारा जो होता है वो आई के इक्वल होता है, और आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से हो सकती है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू आई, क्योंकि ये आई की वैल्यू है, अपॉन R1 आई का स्क्वायर R1 आई का कैप। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको समझ आ गया होगा। क्या स्टेट करता है कि ये when number of charges are interacting the total force on given charges the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। मतलब एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स बाकी सारे चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे CBSE में चैप्टर फर्स्ट का। सो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक टेस्ट चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया, टेस्ट चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस किया जा सके, उस जगह को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसा एरिया टेस्ट चार्ज के सराउंडिंग में जहाँ पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकें, उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया अराउंड अ टेस्ट चार्ज वेयर एनी अदर टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एंड इट एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन एरिया अराउंड a charge where any other test charge is placed and it experiences a electrostatic फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है चार्ज के सराउंडिंग में जहां पर अगर हम किसी और टेस्ट चार्ज को रखते हैं, किसी और टेस्ट चार्ज को अगर हमने रखा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करता है, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट मीन्स यहाँ पर E इज इक्वल्स टू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल्स टू है फोर्स, Q इज इक्वल्स टू है चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन कूलाम इनवर्स। न्यूटन कूलाम इनवर्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है MLT क्यूब इनवर्स एम्पेयर इनवर्स। और हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, पता ही होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो आपकी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है जो आपको मैग्नीट्यूड भी देती है और डायरेक्शन भी बताती है कि आपका चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
ओके, तो ये तो बात थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। बाकी के टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।